हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक कंपाउंड में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनका रेशो फिक्स रहता है। जैसे कई बार आप देखते हो कि वाटर का फार्मूला H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। तो क्या कभी आपने सोचा कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्यों है? उनका कंबाइनिंग रेशियो बाय मास 1:8 ही क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, उसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन क्यों है? उसमें कार्बन ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो 3:8 बाय मास क्यों है? तो उन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए गए। लॉज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज किया गया साइंटिस्ट एंटनी लेवाइजे के द्वारा इन 1789। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। रिएक्टेंट का मास ना कभी खत्म होगा ना कभी बनेगा, बल्कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास में चेंज हो जाएगा। फिर उससे सुनिए, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटनी लेवाइजे इन 1789। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल मास ऑफ reactant is equal to the total mass of product in a physical change or in a chemical reaction. Mass can neither be created nor be destroyed, but mass of reactant can be changed into mass of product. लिखेंगे, this law was proposed by Anthony Lavoisier in 1789, French chemist. Law का statement. According to this law, during a physical change or chemical reaction, total mass of reactant is equal to the total mass of product. एक फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट कैन नाइदर be created nor be destroyed. What? Mass of reactant change into mass of product. एक एग्जाम्पल हम चूज कर लेते हैं। यहां पे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, कंबशन ऑफ मीथेन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स। मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन मीथेन में 4 है, तो यहाँ 2 और ऑक्सीजन इस तरफ यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम। वाटर की बात करें तो 36 ग्राम। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। अगर हम देखें रिएक्टेंट का मास सम अप करके तो ये 80 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी कितना है, 80 ग्राम। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जांपल में हमने क्या देखा कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल, इस लॉ का इस्तेमाल हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, तो इसमें से एक रिएक्टेंट का मास अगर हमें दे के रखा है और प्रोडक्ट का मास दे के रखा है तो इसका इस्तेमाल करके हम दूसरे रिएक्टेंट का मास भी निकाल सकते हैं। इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, हेंस हेनरिक लैंडॉल्ट। कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने? इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए लैंडॉल्ट
ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक एच शेप्ड ट्यूब थी। इसमें 2 लिम्स थी और एक लिम में फिल किया गया सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे में NaCl, और फिर उसके बाद उस ट्यूब का वेट चेक किया गया। फिर उसके बाद उसको शेक किया गया और आफ्टर शेक केमिकल रिएक्शन हो गया और सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने और साथ में NaNO3। ये जो एरो है इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ये बॉटम ऑफ द कंटेनर पे बैठ जाएंगे। तो शेक करने के बाद केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, फिर से उस एच शेप ट्यूब का वेट चेक किया गया। तो ये नोटिस किया गया कि जितना मास रिएक्शन होने से पहले था उतना ही मास आफ्टर द रिएक्शन। सो दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। खुद भी हम लैब में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कोनिकल फ्लास्क लीजिए और उसमें आइस के पीसेस रखिए, कोनिकल फ्लास्क को कॉर्क करें, कॉर्क लगाएं इसके ऊपर, फिर इसका वेट चेक करें। उसके बाद इसको हीट करें, तो हीट करने पे वो जो आइस के पीसेस हैं वो पिघल जाएंगे और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा से उसका वेट चेक कर लीजिए, जितना मास आइस का है उतना ही उस लिक्विड वाटर का होगा। तो दिस आल्सो वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रपोज किया गया जोसेफ लुइस प्रोस्ट के द्वारा इन 1799। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी गिवन केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा और उनकी कंबाइनिंग रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स होगी। जैसे वाटर हमें अलग अलग सोर्सेस से मिल जाता है तो हमेशा बना होता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, तो कंबाइनिंग रेशियो 1:8 बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड के कई सारे सोर्सेस, हम सांस ले रहे हैं, एक्सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कंबशन रिएक्शंस के दौरान वुडन पीस या किसी कागज के पीस को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन ऑक्सीजन से बना होगा। एक कार्बन का आइटम, 2 ऑक्सीजन के आइटम, उनका कंबाइनिंग रेशियो 3:8 बाय मास रहेगा। तो इसको एक्सप्लेन करता है ये। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रोस्ट in 1799. Statement of the law. A given chemical compound always made up of same elements combined together in a fixed proportion by mass. Example. Carbon dioxide obtained from different sources always made up of carbon and oxygen combined together in a fixed proportion of 12:32.
are 3:8 by mass. तो है ना एक आसान सा लॉ, क्या है? This law was proposed by Joseph Prost in 1799. A given chemical compound always made up of same element combined together in a fixed proportion by mass. और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल चूज कर लिया, obtained from different sources, always made up of carbon and oxygen और combined together in a fixed proportion of 12:38, 32 or 3:8 by mass. बात करेंगे थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को प्रपोज किया डाल्टन ने इन 1803। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट combine to form more than one compound, then ratio of different masses of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, 2, 3, 4, उसमें एक एलिमेंट का जो मास का वैल्यू है वो फिक्स रहता है और दूसरे एलिमेंट का जो मास है उसका वैल्यू डिफरेंट होता है। तो वो जो डिफरेंट मासेस का रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। वही पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803, एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट डाल्टन। स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का? स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, then ratio of different masses of one element which combine with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। कंबाइन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में एक कार्बन है तो कार्बन का मास फिक्स होगा। Then ratio of different masses of oxygen, जो रेशियो होगा डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन का इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास दो कंपाउंड आ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन कंपाउंड में मास ऑफ कार्बन फिक्स्ड 12। इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे दो एटम इस वाले में है, एक यहां पे है, यहां 16 आएगा, यहां पे 32 आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। तो रेशियो ऑफ डिफरेंट masses of oxygen is क्या है?
16:32 or 1:2, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। फिर से सुनिएगा जरा ध्यान से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया? डाल्टन ने। कब किया? 1803 में। और बात करें स्टेटमेंट का, तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो रेशियो होगा डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो कंबाइन होगा फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा। और एग्जांपल के लिए जैसे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या रहेगा? इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे दो कंपाउंड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन इज फिक्स इन बोथ द कंपाउंड, mass of oxygen in first compound is 16 और in second compound is 32। तो रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? 16:32। सिंपलेस्ट 1:2। तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये रहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बात करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन की। फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन प्रपोज किया गया रिक्टर के द्वारा, एक साइंटिस्ट रिक्टर इन 1792। क्या कहता है जरा सुनिएगा कि दो एलिमेंट ए और बी सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। दो कंपाउंड बना रहे हैं ए सी और बी सी, डायरेक्टली कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे ए बी। जो रेशो और ए और बी का होगा बाय मास इन ए बी, वही रेशो ए और बी का होगा बाय मास इन ए सी एंड बी सी। जनरल एग्जांपल ये थी हमारे पास। अब मेन एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, दे फॉर्म टू कंपाउंड CH4 एंड वाटर, डायरेक्टली कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो ये आ जाएगा 3:8। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास कार्बन डाइऑक्साइड में है 3:8। मीथेन CH4 में देखते हैं कि क्या रेशियो रहता है। कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ये रहेगा 3:1। और ये कार्बन के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए। अब बात करेंगे हम तीसरे कंपाउंड वाटर की, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास इज 2:16, 1:8। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे। कार्बन 3 है और ऑक्सीजन 8 है। तो क्या देख पा रहे हैं कि when two element combine separately with fixed mass of third element, they form two compound, directly combined with each other to form a single compound. The ratio of different masses of these two elements, carbon and oxygen in carbon dioxide, is same to the ratio of carbon and oxygen by mass in methane and water. तो लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। क्या है इस लॉ का स्टेटमेंट? इस लॉ का स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine separately with fixed mass of थर्ड एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then a ratio of these two elements by mass is same as the ratio when
they combine directly with each other. जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होंगे फिर द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो जो रेशियो आएगी इन दोनों एलिमेंट की बाय मास वो सेम रहेगी एज द रेशियो व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। एग्जांपल यही लिखेंगे हम, क्या है एग्जांपल में, कार्बन एंड ऑक्सीजन combine separately with fixed mass of hydrogen to form CH4 and water. And they directly combine to form carbon dioxide. The ratio of carbon and oxygen by mass in CO2 is equal to the ratio of carbon and oxygen by mass in CH4 and H2O। उसको प्रूफ भी किया हमने यहाँ पे। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रिक्टर, क्या है कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होंगे विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो जो उनका रेशियो रहेगा बाय मास उन दो कंपाउंड में वो इक्वल टू द रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट बाय मास व्हेन दे डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की। नंबर 5 पे गे ल्यूसिक्स लॉ of combining gaseous volume। इस लॉ को प्रपोज किया गे ल्यूसेक ने इन 1808 में। क्या कहता है लॉ कि जब कभी गैसेस कंबाइन या प्रोड्यूस हो एक केमिकल रिएक्शन में तो वो हमेशा वॉल्यूम में कंबाइन होगी और उनका जो रेशियो बाय वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, whenever gases combine or produced, they do so in a simple whole number ratio by volume, provided that all gases are under similar conditions of टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और कम होने से वॉल्यूम भी कम होगा। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसलिए सिमिलर कंडीशंस रहेंगी टेम्परेचर और प्रेशर की।
एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद क्लोरीन गैस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। अब इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहां पे 1 और यहां पे 2, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस combined with 1 volume of chlorine gas result in the formation of 2 volume of HCl gas। मीन अगर हम ये 100 ml लेते हैं तो 100 ml of hydrogen gas combined with 100 ml of chlorine gas result in the formation of 200 ml of HCl। तो क्या पढ़ा गया 6 में कि जब कभी गैसेस कंबाइन या प्रोड्यूस होंगी दे कंबाइन इन वॉल्यूम, और उनका जो रेशियो होगा बाय वॉल्यूम इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंडीशन क्या रहेगी? टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 6 एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ की अगर हम बात करें तो एवोगाड्रोस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो इन 1800। एवोगाड्रो 1811। स्टेटमेंट क्या है लॉ का वो जरा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप 3 या 4 गैसेस लेते हैं और उनका वॉल्यूम सेम है तो उसमें मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम रहेगा। कंडीशन ये रहेगी कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल volume of all gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure। temperature and pressure। Equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure। एग्जाम्पल लेंगे हम। at STP standard temperature pressure पे 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। एसटीपी पे 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो यहां सब में आएगा 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं सबको पता है, 6.022 10 का पावर 23। ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा। यहां भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो क्या देख पा रहे हैं कि 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का वॉल्यूम सेम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है। दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। इसका एक और स्टेटमेंट आता है, इसमें कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to number of moles। मीन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मोल किसके बराबर आते हैं? n इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू m अपॉन m। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट लिख लेते हैं k। दिस इज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। फिर उसके बाद वॉल्यूम की जगह मोलर मास और मोलर मास की जगह वॉल्यूम। आगे इसको चलाएंगे तो मोलर मास इज इक्वल टू के, मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहां पे m इज इक्वल टू के और साथ में क्या रहेगा? d डेंसिटी। के हटा दीजिए तो m प्रोपोर्शनल टू d। तो क्या पढ़ा कि मोलर मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और ये कंसेप्ट हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी पढ़ा। उसमें ये सिखाया गया कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी।
तो बच्चे ये है हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो आपको समझाया गया उसमें कोई आपको डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बचे हैं उनको आसान से आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे, और बाकी चैप्टर्स जितने भी हैं वो सब समझाएंगे। और अगर आपने कुछ कंसेप्ट में आपको कोई डाउट हो, कुछ समझना हो, कुछ और चीज आपको कोई कंसेप्ट समझना हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।